हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें पूरी एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, देखो फार्मूला वगैरह तो यहाँ पर हमें कुछ यूज़ करना नहीं है। बस कंसेप्ट्स आपको समझना है कि क्या क्या इसके अंदर आपको निकालना है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के लिए गॉड क्लासेस का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग लेट हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी क्लासेस अब तक हुई हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, और उसके जो डाउट्स होंगे वो आप आगे जो सेशन होंगे लाइव सेशंस उसमें आप पूछ सकते हैं। और आगे के जो लाइव सेशंस है वो तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो अब अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, या रिवीजन करना चाहते हैं, या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों ही तरह के केसेस के अंदर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर का पहले बेसिक समझाया जाता है। बेसिक समझने के बाद फिर उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप सही तरीके से समझ सके कि फार्मूला क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आप अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, एक्चुअली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हमें करना क्या होता है, इसके अंदर आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन मिलती है। उस रियल लाइफ सिचुएशन को हम कुछ कंस्ट्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कुछ इनइक्वलिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्स या वाई जो भी उसके वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, जिससे जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है, मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी क्वेश्चन के अंदर होगा उसको हम निकाल सकें। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए जिसको आप चेक करना चाहते हो कि वो मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नॉर्मली डिनोट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड। तो इसको हमें चेक करना है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें इनइक्वलिटीज चाहिए होती है, कंस्ट्रेंट्स चाहिए होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि इनइक्वलिटीज, या आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस। हर क्वेश्चन के अंदर आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो अनलिमिटेड यूज़ करते रहोगे, रेस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगी। तो ये कंस्टेंट्स हम बनाएंगे। कंस्टेंट्स बनाने के बाद फिर हम एक फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। फिजिबल रीजन मतलब सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ये फाइंड करने के बाद जो हमारा फिजिबल रीजन होगा उसके हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर जाएंगे, जो डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिससे हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है। अब इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के आपके सिलेबस में दो तरीके आपको दे रखे हैं। एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं, और एक दूसरा मेथड है आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड। अगर आप कोर मैथ्स वाले हैं तो आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मेथड पढ़ना है, लेकिन अगर अप्लाइड वाले हो तो आपको आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड भी पढ़ना है। तो बस हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपको यही काम करना है। तो कोई ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है कि वो आपको याद करना पड़े। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मार्क्स यहाँ से आप बड़े मतलब आसानी से ले सकते हो। बस आप क्वेश्चंस को एक बार समझ जाओ, आप इनइक्वलिटीज़ को फ्रेम करना समझ जाओ, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, और मार्क्स यहाँ से अपने पूरे पूरे गेन कर सकते हो। तो जो 14.1 है उसके अंदर हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जिससे आपको इनइक्वलिटीज़ बनानी है। बनाने के बाद बस अभी सिर्फ हमें यहाँ फ्रेम करना है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन नहीं करना 14.1 में। सॉल्यूशन के लिए हम 14.2 में करेंगे। अभी हम सिर्फ जो इनइक्वलिटीज़ है उनको बस फ्रेम करना सीखते हैं कि कैसे आप इनइक्वलिटीज़ को फ्रेम कर सकते हो। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। जिसकी एक्सरसाइज है उसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर, कहता है 2 टेलर्स हैं A एंड B, अर्न ₹300 एंड ₹400 पर डे रिस्पेक्टिवली. A can stitch 6 shirts and 4 pair of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pair of trousers per day. To find how many days should each of them work, and if we desire to produce at least 60 shirts and 32 pair of trousers at a minimum labor cost, formulate this as an LPP. तो अब क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि 2 टेलर हैं A और B, उनका जो पर डे का वेजेस आपको दे रखा है, पर डे के उनके वेजेस 300 एंड 400 है. तो ये कह रहा है कि उनको कितने दिन तक काम करना चाहिए ताकि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि 60 शर्ट्स कंप्लीट कर दें और 32 पेयर ऑफ ट्राउजर्स कंप्लीट कर दें, और उनका जो लेबर कॉस्ट है हमें वो मिनिमम पड़े. ठीक है, कम से कम पैसों में हमारा काम हो जाए. हर एक ये चाहता है कि कम से कम पैसों में काम हो जाए. अब उनकी जो कैपेसिटी है वो ये दे रखी है कि जो ए है वो 6 शर्ट सिलता है एक दिन के अंदर और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र. जो बी है वो 10 शर्ट सिल सकता है और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र सिल सकता है. ये इनकी कैपेसिटी दे रखी है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे आप इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, वो शर्ट्स या जो ट्राउज़र्स है वो सिलाई कर रहे हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं ना, उसके अंदर आप क्या करो, आसान तरीका रहता है कि आप यहाँ पर एक टेबल बना लो. अब इस टेबल के अंदर आप क्या क्या काम करने वाले हो, ठीक है, जो आप मतलब निकालने वाले हो यहाँ पर, उसको आप लो. हमने क्या निकालना है कि भाई कितने दिन तक उनको काम करना चाहिए. तो हम मान लेते हैं कि जो टेलर ए है वो x डेज तक काम कर रहा है और जो बी है वो y डेज तक काम कर रहा है. अब ये जो काम कर रहे हैं उस काम में क्या क्या ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 6 शर्ट्स, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम शर्ट और इधर लिख देते हैं हम पेयर ऑफ ट्राउज़र. मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्राउज़र. तो अगर हम x की बात करें तो x के बारे में आपको दिया है कि वो 6 शर्ट्स एक दिन में बना सकता है और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र एक दिन में बना सकता है. y मतलब b जो है वो 10 शर्ट्स एक दिन में सिल सकता है और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र ये एक दिन में सिल सकता है. ये इनका एक एक दिन का काम है, ठीक है, 1 डे वर्क है ये. अगर हम कहते हैं कि भाई जो a है वो x डेज तक काम कर रहा है, अगर वो 1 डे के अंदर 6 शर्ट सिलेगा तो x डेज के अंदर वो 6x शर्ट सिलेगा. तो यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है शर्ट्स की a ने कर दी इतनी 6x. y ने, जो b है, उसने कितनी मैन्युफैक्चरिंग करी, उसने y डेज तक काम किया और एक दिन के अंदर वो 10 शर्ट सिलता है, तो y डेज के अंदर वो चलेगा 10y. तो नंबर ऑफ शर्ट्स ये आ गई आपके पास, ये टेलर ए ने बनाई है. ये नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई टेलर बी की. जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है शर्ट्स की, शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है हमारी 60. ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो एटलीस्ट 60. एटलीस्ट के लिए ये सिंबल आपको लगाना है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पर ही लिख दो कि जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स की है रिक्वायरमेंट वो है एटलीस्ट 60. एटलीस्ट के लिए आपको हमेशा ये सिंबल लगाना है. तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, ठीक है, मिनिमम आपको वैल्यू दे रखी है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो. तो मिनिमम आपके पास 60 जरूर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो. तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट बन गया. उसके बाद जो ट्राउज़र है ये भी 4 सिलता है एक दिन के अंदर, ये भी 4 सिलता है, तो इसका मतलब 4x प्लस 4 डेज और 4y. और कितने ट्राउज़र चाहिए, 32 पेयर ऑफ ट्राउज़र चाहिए. तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 32. ठीक है, अभी यहाँ से अगर इक्वेशंस में से आप कॉमन निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, कॉमन निकाल दो. जैसे पहले वाली इक्वेशन है, यहाँ से भी कॉमन हम निकाल सकते थे, तो इसको भी हम फाइनल नहीं करते, कॉमन निकाल देते हैं पहले. तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 30. तो ये आपका पहला कंस्ट्रेंट बना. यहाँ से अगर आप कॉमन निकालते हैं 4, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. ये सेकेंड कंस्ट्रेंट बन गया. अब इन 2 कंस्ट्रेंट्स के अलावा एक कंस्ट्रेंट यानी एक कंडीशन और हमेशा आपके पास रहेगी. जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना तो हमेशा रहेगी, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ डेज, x क्या था हमारा नंबर ऑफ डेज, y क्या था हमारा नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. मिनिमम यही हो सकता है कि आप एक भी दिन ना लो, एक भी दिन काम ना करो,
तो मिनिमम तो यही हो सकता है कि भाई 0 हो गया, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता कि हम -1 डे काम करेंगे, -2 डे काम करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो इसका मतलब आप इनको विजिबल जो इनविजिबल कंस्ट्रेंट भी कह सकते हो आप इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखे होते। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको बनाने ही बनाने हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम दोनों को ही थर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में बनाने ही बनाने। अगर इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक दिया जाए तो अलग बात है। जैसे यहाँ पर कह देता है कि भाई एटलीस्ट 2 डेज तक काम करना ही करना है, तो आ जाता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। या कह देता है कि एक टेलर जो है कम से कम 2 दिन काम करेगा, टेलर ए, तो उसमें लिख देते x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y का हम यही लिख देते। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन दी रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा x y के बारे में, तो ये आपको दोनों जरूर 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 लिखने हैं। ठीक है, इसमें गड़बड़ मत कर देना कि इसको आप छोड़ दो। उसके बाद फिर ये हमारे कंस्ट्रेंट सारे बन चुके हैं। अब रह गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। तो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि हम उसको मिनिमम लेबर कॉस्ट में काम करा सकें। अब लेबर कॉस्ट कितनी थी, जो ए है वो डेली 300 रुपीज अर्न कर रहा है, तो अगर वो x डेज तक काम करेगा तो 300x हो गया, ये उसकी अर्निंग हो गई। जो दूसरा वाला है वो 400 पर डे अर्न करता है, अगर वो y डेज तक काम कर रहा है तो 400y, ये बन गया इसका z। 300x प्लस में 400y। तो ये आपका जो क्वेश्चन है अब कंप्लीट हो चुका है कि आपने इसको एलपीपी के फॉर्मेट में डाल दिया है। बस अगर इतना लिखा है फॉर्मुलेट दिस इज एन एलपीपी, तो आपको इनइक्वालिटीज बना के इनको छोड़ देना है, बाकी और कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एक स्मॉल फर्म है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है नेकलेस और ब्रेसलेट्स। द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। जो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस और ब्रेसलेट वो बनाती है कंपनी, वो एट मोस्ट 24 बना सकती है। इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा उसे काम करने का उसके पास मशीनरी नहीं है, तो 24 वो टोटल मिलाकर बना सकती है। इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। ब्रेसलेट को बनाने में 1 आवर का टाइम लगता है और नेकलेस को बनाने में हाफ एन आवर का टाइम लगता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है ना एक दिन के अंदर, वो 16 है। इफ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज ₹300, प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस, ब्रेसलेट का कहाँ दिया है, लगता है मिस है बीच में। प्रॉफिट ऑन नेकलेस इज ₹100, ठीक है, बीच में यहाँ पर मिस है थोड़ा क्वेश्चन। नेकलेस का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ है और ब्रेसलेट के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 300 रुपीज़ है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये ब्रेसलेट के लिए, थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेना अपनी बुक में से। तो फॉर्मुलेट एन एलपीपी फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी ईच शुड बी प्रोड्यूस डेली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमें कितने नेकलेस बनाने चाहिए, कितने ब्रेसलेट बनाने चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इट इज बीइंग गिवन दैट एटलीस्ट 1 ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पर दिया हुआ है उसने कि दोनों चीज़ें ना कम से कम आपको एक बनानी पड़ेगी, कम से एक आपको बनानी पड़ेगी। तो अब हमारे पास हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट बी x एंड y। जहां आपको लगता है कि आप सीधा स्टेटमेंट से कंस्ट्रेंट बना सकते हो, बना दो। जहां आपको लगता है कि टेबुलर फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगी, टेबुलर फॉर्म में बना लो पहले रफली, फिर उसको बाद में कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट कर दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पर सीधा सीधा था हमें कि भाई उसने कहा कि टोटल जो हो रही ना उसकी कैपेसिटी वो 24 है, यानी वो दोनों चीज़ें मिलाकर 24 से ज़्यादा नहीं बनाएगा क्योंकि है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो x और y दोनों का जो सम है वो 24 हो सकता है मैक्सिमम, यानी इसकी जो वैल्यू है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 24, ये हमारा पहला कंस्टेंट बनेगा क्योंकि 24 से ज़्यादा वो नहीं बना सकता। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट को बनाने में उसको 1 आवर लगता है और नेकलेस को बनाने में उसको 1/2 आवर लगता है। तो हमने नेकलेस x लिया है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसने ऑर्डर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर नेकलेस और ब्रेसलेट बोल रहा था, वहाँ पर ब्रेसलेट का पहले दे दिया, नेकलेस का बाद में दे दिया, तो ऑर्डर इसने उल्टा कर दिया है।
तो नेकलेस को बनाने में हाफ एन आवर लगता है, तो हाफ एन आवर ऐसे लिख लिया हमने, प्लस ब्रेसलेट को बनाने में 1 आवर लगता है, और टोटल मिलाकर जो नंबर ऑफ आवर्स है ना काम करने के वो 16 है। तो यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे इनका टोटल मिलाकर 16 से कम होगा या 16 तक हो सकता है, 16 से ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। अब यहाँ से इक्वेशन को फाइनल करने से पहले एलसीएम लेके इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये रह जाएगा x + 2y <= 32। ये आपका बन गया सेकेंड कंस्ट्रेंट। अब जो यहाँ इनविजिबल कंस्ट्रेंट होता है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। उन दोनों में से कम एक आपको बनाना ही पड़ेगा, दोनों चीज़ों को कम से कम एक तो बनाना ही पड़ेगा। यानी x की जो वैल्यू है > 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी > 1 होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट बन गया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, नेकलेस पर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम x नंबर ऑफ नेकलेस बना रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया 100x। ब्रेसलेट पर 300 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये हो गया 300y। ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि एक फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर्स। 2 तरह के आइटम में वो डील करता है, टेबल में और चेयर में। He has ₹20,000 to invest and a space to store at most 20 pieces. उसके पास 20,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, और जो स्पेस है उसके पास उसमें वो 80 पीसेस रख सकता है, टेबल और चेयर मिलाकर 80 पीसेस वो रख सकता है। ए टेबल कॉस्ट हिम ₹800, एक टेबल उसको 800 की पड़ती है, एंड चेयर कॉस्ट हिम ₹200। ही कैन सेल ए टेबल फॉर ₹950 एंड चेयर फॉर ₹280। 950 की वो चेयर सेल करता है, टेबल सेल करता है वो टेबल सेल करता है 950 की, चेयर सेल करता है 280 की। एज्यूम दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाय, जितना वो सामान खरीदता है उतना वो बेच देता है, मतलब स्टॉक में कुछ बचता नहीं है। तो फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके, इसके लिए आपको एलपीपी बनाने हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें वो बना रहा है, चेयर और टेबल। तो हमने मान लिया कि जो चेयर है वो x है और टेबल है, पहले क्या दिया रखा है, टेबल। तो टेबल हमने मान लिया, आप वैसे किसी को भी ले सकते हो। टेबल हमने मान लिया x है, चेयर हमने मान लिया y है। अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। आपको टोटल लाइन मतलब प्रॉपर लाइन में लिखना है। लेट नंबर ऑफ टेबल भी x एंड नंबर ऑफ चेयर भी y। अब ये कहता है कि उसके पास जो स्पेस है ना उसमें वो 80 पीसेस रख सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि वही 20 पीसेस वो बना सकते थे, 24 पीसेस बना सकते थे। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे पास जगह ही इतनी है कि मैं बस 80 पीसेस रख सकता हूँ। तो अगर वो 81 पीसेस खरीद लेगा तो फ़ायदा क्या होगा, रखने की जगह ही नहीं है, वो एक पीस उसका बेकार जाएगा। यानी जो उसको परचेज करना चाहिए उन दोनों का टोटल x + y <= 80। ये पहला कंस्ट्रेंट हो गया। अब कह रहा है कि भाई मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 20,000 है, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इन्वेस्ट जब करेगा तो टेबल उसको पड़ रही है एक 800 की, तो x टेबल कितने की पड़ेगी, 800x, और चेयर उसको पड़ती है 200 की, तो 200y। अब ये दोनों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, वो कहता है भाई मेरे पास 20,000 नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, 20,000 है मेरे पास, बस इससे ज़्यादा इन्वेस्ट में कर ही नहीं सकता। तो इसलिए <= 20,000। यहाँ से कॉमन निकाल दो, देखो 2 0 तो कॉमन निकलेगी, साथ में 2 भी कॉमन निकल जाएगा, यानी 4x इधर बचेगा, इधर y बचेगा, इधर बचेगा 100। ये आ गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। जो इनविजिबल कंस्ट्रेंट जिसको हम बोल रहे हैं x और y, उसके बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कम से कम इतना आपको खरीदना पड़ेगा। आप बिल्कुल मत खरीदो एक चीज़, x > 0, y > 0। ये बन गया। z क्या बनेगा, z कह रहा है कि भाई उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है। अब प्रॉफिट कितना होगा, जो टेबल है वो सेल करता है 950 की, तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया ना कि वो सेल करता है 950 की, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ये पूछता कि भाई रेवेन्यू कितना होगा मैक्सिमम, तो हम लिख देते 950x, ठीक है, टेबल का रेवेन्यू। लेकिन अब यहाँ पर 950 की उसका सेलिंग प्राइस है, उसको टेबल पड़ती कितने में है, टेबल उसको पड़ती है 800 में, तो 950 में से 800 माइनस कर देना, ये उसका प्रॉफिट आएगा टेबल के ऊपर। ऐसी जो चेयर है वो कितने में सेल कर रहा है, 280 में। चेयर खरीदता कितने में है वो, 200 में। इनटू में y कर देना, ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा चेयर पर। तो z बन जाएगा 150x + 80y। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 150x + में 80y।
उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि एक पब्लिशर है, सेल से हार्ड कवर एडिशन ऑफ ए टेक्स्ट बुक ₹4.72। जो हार्ड कवर वाली बुक है 72 की सेल कर रहा है, जो पेपर बैक एडिशन है वो ₹40 का सेल कर रहा है। जो कि कॉस्ट कितनी पड़ती है उसको, ₹56 की कॉस्ट पड़ती है हार्ड कवर वाली, ₹28 की पड़ती है उसको पेपर बैक एडिशन। इन एडिशन टू द वीकली कॉस्ट ऑफ ₹9600। इसके अलावा उसको वीकली कॉस्ट और पड़ती है, इनके अलावा वीकली कॉस्ट और पड़ती है, कोई उसने काम करने के लिए रखा होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगा, कुछ भी होगा, एक ही वीकली कॉस्ट 9600 की और होती है। बोथ टाइप रिक्वायर 5 मिनट्स ऑफ प्रिंटिंग टाइम, ऑल्दो हार्ड कवर रिक्वायर 10 मिनट्स बाइंडिंग टाइम एंड पेपर बैक रिक्वायर्स ओनली 2 मिनट्स फॉर बाइंडिंग टाइम। यानी जो दो तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है और दो तरीके की चीज़ें हैं, हार्ड कवर एडिशन, ठीक है, हार्ड कवर एडिशन और पेपर बैक एडिशन। तो ये हमने मान लिया कि भाई x बना रहा है, ये हमने मान लिया y बना रहा है। इसको बनाने में क्या दो चीज़ें हमें करनी है, हमें टाइप प्रिंटिंग का टाइम चाहिए, प्रिंटिंग का टाइम चाहिए और इसके अलावा हमें बाइंडिंग का टाइम चाहिए। दो टाइम हमें चाहिए, दोनों टाइम यहाँ पर आपको मिनट्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बोथ टाइप रिक्वायर 5 मिनट्स ऑफ प्रिंटिंग टाइम। तो दोनों जो है 5 मिनट्स का प्रिंटिंग टाइम चाहिए दोनों को। तो प्रिंटिंग टाइम इसको भी 5 मिनट का चाहिए, प्रिंटिंग टाइम इसको भी 5 मिनट का चाहिए। बाइंडिंग टाइम हार्ड कवर वाले को 10 मिनट्स का चाहिए और पेपर बैग को चाहिए 2 मिनट्स का। तो यहाँ पर 10 मिनट्स आ गया, यहाँ पर 2 मिनट्स आ गया। अब टाइम अवेलेबल है कितना आपके पास, कह रहा है बोथ द प्रिंटिंग बाइंडिंग मशीन ऑपरेशन हैव 6 आवर्स अवेलेबल ईच वीक। हर हफ्ते में उनके पास 6 आवर्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर यूनिट का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये टाइम यूनिट, ये मिनट्स में, ये भी मिनट्स में, ये भी मिनट्स में, ये भी मिनट्स में। अब जो प्रिंटिंग मशीन है वो 6 आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो 6 आवर्स के लिए अवेलेबल है तो उससे ज़्यादा तो आप काम कर नहीं सकते, 6 आवर्स ही कर सकते हो या उससे कम करोगे, तो लेस देन इक्वल्स टू 6 आवर्स। अब 6 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर देना ताकि सारी यूनिट आपकी एक जैसी हो जाए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो कंस्ट्रेंट क्या बन गया, पहला कंस्ट्रेंट आ गया 5x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 3600। दूसरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा 10x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3600। कॉमन और निकाल देते हैं इनमें से, उसके बाद फाइनल करते हैं। तो पहले में से आप 5 कॉमन निकाल दोगे, ये आ जाएगा। दूसरे में से आप 2 कॉमन निकाल दोगे, ये आ गया। इसके अलावा वही x और y की वैल्यू, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब रह गया हमारे पास z। तो z के लिए क्या पूछ रहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द पब्लिशर प्रॉफिट। यहाँ भी प्रॉफिट ही चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ही चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये कह रहा है कि जो हार्ड कवर एडिशन है वो 72 रुपीज़ का सेल करता है और 56 का उसको कॉस्ट पड़ती है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। प्लस जो पेपर बैग है वो 40 रुपीज़ का पड़ता है, सेल कर रहा है और सेल करता है 40 में, पड़ता है 28 का, तो यहाँ से ये प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो वीकली कॉस्ट है वो 9600 भी उसको देनी होती है, यानी 9600 भी तो वो यहीं से निकालेगा, तो 9600 आप कर देंगे इसमें से माइनस। ये करने के बाद, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये उसको देना है, ये देने के बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 12 माइनस 6, 6 माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा 12y माइनस 9600, ये बनेगा आपका z। तो इस तरह से। अच्छा, आपकी बुक में एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पर 80 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बाद में आंसर चेक किया तो बुक में आपको 80 आवर्स दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 6 आवर्स ले रखा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना कि सर आंसर ये गलत हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 80 आवर्स लोगे तो 80 आवर्स का मतलब हो जाएगा 80 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 4800 मिनट्स हो गया। तो इसको जब आप यहाँ पर रखेंगे 4800 मिनट्स को, तो कंस्टेंट आपका बन जाएगा
5x प्लस में 5y लेस देन इक्वल्स टू 4800। यहाँ से आप 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ये आपके पास कंस्टेंट बन जाएगा फर्स्ट। ऐसे सेकंड वाला बनाओगे 10x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 4800, और यहाँ से आप कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे तो 5x प्लस में y आ जाएगा 2400। तो आपके बुक में जो आंसर दे रखा है वो ये दोनों कंस्टेंट्स दे रखे हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 960 एंड 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2400। तो क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं तो ये आ जाता है, और इसके हिसाब से आप करोगे। क्वेश्चन मतलब है तो सेम, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर ही सकते हो। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट कर देते हैं कि सर आंसर गलत है, वो क्वेश्चन देखते नहीं है कि भाई क्वेश्चन में यहाँ कुछ चेंज था, इस वजह से हमारे आंसर में भी चेंज हुआ है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। अब ये करने के बाद आज की जो क्लास है उसको तो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं इनको आपको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन यानी 14.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जिसमें हमें सिर्फ सॉल्यूशंस करने, उनको हम उसमें कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।